धन्यवाद छात्रों। आज मैं उपशास्त्री वर्ग के लिए मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। अधिकार व्यक्तित्व के विकास के लिए परम आवश्यक होता है। व्यक्ति के अपना विकास किस प्रकार करेगा, इसके लिए उसे कुछ संविधान द्वारा मौलिक अधिकार प्रदत्त किया गया। व्यक्ति के विकास के लिए जो अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होता है उसे ही मूल अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकार को अक्षुण्ण रखने के लिए संविधान द्वारा गारंटी प्रदान किया गया है ताकि कोई भी सत्ताधारी दल नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सके। यह अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास, उसकी गरिमा और मानव कल्याण के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। संविधान में जहाँ एक और इन अधिकारों को नागरिकों को दिया गया है संविधान के द्वारा, वहीं इसमें समय समय पर न्यायालय को परिवर्तित करने का भी अधिकार है। पहले नागरिकों को संविधान द्वारा 7 मौलिक अधिकार प्राप्त, परंतु 1976 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का एक अधिकार है जो कि मौलिक अधिकार में वर्णित था, उसको समाप्त कर दिया गया। अब आता है कि नागरिकों के कौन कौन से मूल अधिकार हैं। पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार। समता का अधिकार अर्थात प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष, या यूँ कहें कि प्रत्येक नागरिक को कानून के सामने समता तथा विधियों का समान संरक्षण प्राप्त है। धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन से संबंधित विषयों में भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु सरकार बच्चों, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकती है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान में भारत के नागरिकों को 7 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें है पहला, सभी व्यक्तियों को भाषण देने और अपना विचार प्रस्तुत करने की या रखने की स्वतंत्रता प्राप्त है। शांति पूर्ण ढंग से और बिना शस्त्र के इकट्ठा होने की भी स्वतंत्रता नागरिकों को प्राप्त है। इसके बाद ये दूसरी हुई। तीसरी स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों को संस्थाएं बनाने का अधिकार होगा। चौथा है, सभी व्यक्तियों को भारत के सारे प्रदेश में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में जहाँ चाहे वो अपनी इच्छा अनुसार आ जा सकता है। पांचवा है, भारत के किसी भी भाग में
किसी भी व्यक्ति को बसने या निवास करने की उसे स्वतंत्रता प्राप्त है। छठा है, सभी नागरिकों को संपत्ति बेचने, प्राप्त करने और रखने का अधिकार तथा सातवां, लोगों को किसी भी प्रकार का काम, धंधा, व्यापार या कारोबार का अधिकार प्राप्त है। उसे जीवन बिताने के लिए अन्य प्रकार के साधन अपनाने का अधिकार प्राप्त है। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 तथा 24 में नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे और किसी कारखाने या खान में किसी भी प्रकार का वह काम नहीं कर सकता है और कोई भी आदमी या व्यक्ति या संस्था उसे नौकर के रूप में नहीं रख सकता है। किसी भी व्यक्ति से बेगार, बिक्री एवं बलपूर्वक कोई भी कार्य नहीं कराया जा सकता है। इसी अधिकार के द्वारा भारत में दास प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। अब चौथा अधिकार आता है नागरिकों का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म की प्रचार प्रसार की आज़ादी मिली हुई। वह किसी भी प्रकार का धर्म का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है उसे। शिक्षण संस्थाओं में किसी भी विद्यार्थी को उसकी इच्छा के विरुद्ध धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है या उसके ऊपर धार्मिक शिक्षा नहीं थोपी जा सकती है। प्रत्येक नागरिक को विश्वास तथा पूजा की स्वतंत्रता प्राप्त है तथा वह अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। धार्मिक संपत्ति पर कर सरकार के द्वारा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन अगर सार्वजनिक व्यवस्था का सवाल हो, सदाचार और स्वास्थ्य के हित में सरकार इन अधिकारों पर उचित रुकावटें लगा सकती है। पांचवा आता है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि को बनाए रखने का अधिकार है। राज्य द्वारा चलाई गई शिक्षा संस्थाओं या राज्य सरकार से प्राप्त सहायता पाने वाली शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल जाति, नस्ल, भाषा इसमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जा सकेगा। अल्पसंख्यक वर्गों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर स्कूल या कॉलेज खोलने का अधिकार प्राप्त है। सरकार ऐसी संस्थाओं को खोलने समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बरतेगा। छठा अधिकार था संपत्ति के अधिकार, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि पहले यह नागरिकों के मौलिक अधिकार में वर्णित था, परंतु इसे संविधान के संशोधन के द्वारा समाप्त किया जा चुका है। आइए देखते हैं वह क्या था संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि किसी कंपनी या किसी व्यापारिक संस्था पर सरकार सार्वजनिक प्रयोग के लिए अगर कब्जा करती है तो इसके लिए उसे मुआवजा देना होगा।
विभिन्न संशोधनों के बाद संपत्ति के अधिकार के स्वरूप में कुछ बदलाव किया गया, जिसका मुख्य विशेषता ये है, प्रत्येक व्यक्ति संपत्ति धारण कर सकता है और राज्य संपत्ति की सीमा को भी निर्धारित कर सकता है कि उसे किस हद तक किसी व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार प्राप्त है। बिना कोई रकम दिए सार्वजनिक हित के लिए अथवा अत्यधिक संपत्ति होने पर राज्य उस संपत्ति का मालिक हो सकता है और कोर्ट इस मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप भी नहीं कर पाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संपत्ति का अधिकार केवल नाम मात्र का अधिकार है। अब सातवां आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था किया गया है कि कार्यकारिणी या विधायिका के अनुचित हस्तक्षेप से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को निर्देश, आदेश या लेख जारी करने का अधिकार है। इसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का उद्देश्य कानून के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को कानून के खिलाफ जेल में नहीं बंद रखा जा सकता है। परमादेश के द्वारा न्यायालय, सार्वजनिक निकाय, कर्मचारी, निगम या संस्था को अपने कर्तव्य के अनुसार कानून पालन करने की आज्ञा दे सकता है। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा छोटी अदालत को आदेश जारी किया जा सकता है। जब कोई भी अदालत या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात करता है तो उच्चतम न्यायालय उसे आदेश दे सकता है, उसके द्वारा आदेश जारी किया जा सकता है छोटे न्यायालयों को। अधिकार परीक्षा लेख द्वारा कोई व्यक्ति यदि गैर कानूनी रूप से किसी पद या अधिकार का प्रयोग करता है तो न्यायालय उसे ऐसा करने से रोक सकता है। अभी हमने जिन मौलिक अधिकारों की चर्चा की है वह व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, परंतु एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि संसद को सेना या सुरक्षा तथा शांति रखने वाली सेवाओं, गुप्तचर और सुरक्षा सेनाओं के संचार के माध्यम से संबद्ध मूल अधिकारों को सीमित, स्थगित करने का अधिकार है। साथ ही आपातकाल के समय राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा इन मूल अधिकारों को निलंबित रख सकता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।